नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियां और मौसम का हाल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दुनिया संकट की स्थिति में चुनौतियों से निपटने में साथ आए विकासशील देश। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री, कहा वैश्विक चुनौतियों के लिए ग्लोबल साउथ जिम्मेदार नहीं। जयपुर में 2 दिन के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का समापन। सम्मेलन में पारित किए गए 9 संकल्प जन कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का लोकसभा अध्यक्ष ने दोहराया संकल्प। चीन से सटी सीमा पर हालात स्थिर। दोनों पक्ष साथ में 5 मुद्दों का समाधान निकालने में कामयाब। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बयान। एलओसी पर संघर्ष विराम को लेकर बनी सहमति पर अमल जारी। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर, महंगाई से मिल रही राहत। दिसंबर में मुद्रास्फीति घटकर 5.72%। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन 7.1% बढ़ा। श्रीलंका के साथ दूसरे वनडे मैच में शुरुआती झटकों के बाद संभली भारतीय पारी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जल्दी पवेलियन लौटे। जीत के लिए 216 रन का लक्ष्य। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष, युद्ध, आतंकवाद और उससे खड़ी होने वाली विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया संकट की स्थिति में है और यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अस्थिरता की यह स्थिति कब तक रहेगी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने खाद्य, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों, कोविड महामारी के आर्थिक प्रभावों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं पर भी चिंता जताई। We, the global south, have the largest stakes in the future. 3/4 of humanity lives in our countries. We should also have equivalent voice. Hence, as the 8-decade-old model of global governance slowly changes, we should try to shape the emerging order. Excellencies, most of the global challenges have not been created by the global south, but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ यानी कि विश्व के कम विकसित और विकासशील देशों की भविष्य में सबसे बड़ी भागीदारी है। ग्लोबल साउथ व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को कहा जाता है। And our time is coming. The need of the hour is to identify simple, scalable, and sustainable solutions that can transform our societies and economies. With such an approach, we shall overcome the difficult challenges, whether it is poverty, universal health care, or building human capacities. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत को विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है और इस आर्थिक विकास में युवाओं के लिए असंख्य अवसर पैदा होंगे। वो आज कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के मौके पर बोल रहे थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इतिहास में विशेष कालखंड है, आपकी पीढ़ी विशेष है, आपके सामने वैश्विक परिदृश्य पर भारत का प्रभाव बनाने का विशेष मिशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों की नजर से देख रही है और भारत में निवेश को आतुर है, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत खिलौनों से लेकर पर्यटन तक, रक्षा से लेकर डिजिटल तक के लिए पूरी दुनिया में खबरों में है। उन्होंने कहा कि देश का आर्थिक विकास युवाओं के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। युवा शक्ति भारत की यात्रा की संचालन शक्ति है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली में कर्नाटक सरकार के सहयोग से केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने से ठीक पहले हुबली में एक रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर कतारों में खड़े लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनी चलती कार के रनिंग बोर्ड पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान रास्ते के दोनों ओर खड़े लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। कुछ स्थानों पर लोगों ने फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की। राजस्थान के जयपुर में 2 दिन के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आज समापन हो गया। सम्मेलन में 9 संकल्प पारित किए गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पीठासीन अधिकारी सदन के नियमों के अंतिम व्याख्याकार होते हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जनहित में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सम्मेलन मंशा और विषय वस्तु दोनों के मामले में सफल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पूर्व नियोजित संगठित व्यवधान लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को स्वस्थ बहस में हिस्सा लेने वाले जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी। इसके साथ ही कार्यवाही में लगातार बाधा डालने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने शांति और विकास के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास किए जाने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी समापन सत्र को संबोधित किया। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का G20 में नेतृत्व, संसद और विधानसभाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और उत्पादक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, डिबेट हो, लेकिन डिस्टर्बेंस न हो। आज हमारी चिंता यही है, चाहे किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, देश में हो, सभी विधायी संस्थाओं की एक चिंता है कि नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, बेल में आना, डिस्टर्बेंस करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। 3-4 महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊं जो सवाल के रूप में उभरे। पहला, विधायी संस्थाओं की साख, गरिमा और लोक सम्मान कैसे लौटे। दूसरा, हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि कैसे सदन में अधिक से अधिक उपस्थित रहें। आधा काम हम कर सकते हैं, आधा व्यवस्था बाद में जो करनी है वो करे, पर हम अपनी शुरुआत तो करें। कम से कम एक महत्वपूर्ण संदेश यहां से निकला। सदन में सूचीबद्ध विधेयकों पर स्वस्थ बहस, वाद विवाद में गुणवत्ता के साथ सतत संवाद ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। मैं ये मानता हूं कि सदन में उच्च स्तरीय सार्वजनिक बहस
आदर्श लोकमत का निर्माण करती हैं। इसलिए वहां हर एक स्तर पर जनतंत्र का सम्मान होना चाहिए। सम्मेलन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में हुआ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लैंडमार्क है। सम्मेलन में G20 की अध्यक्षता के जरिए सभी देशों तक आदर्श लोकतांत्रिक मूल्य पहुंचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही संवैधानिक संस्थाओं को सीमा में रहते हुए संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा विधानमंडलों की गरिमा शालीनता बढ़ाने, सदस्यों के आचरण संबंधी आचार संहिता बनाने का संकल्प पारित किया गया। इसके साथ विधानमंडलों की कार्यवाही निर्बाध चलाने, समिति प्रणाली और सशक्त करने, राज्य विधानमंडलों की वित्तीय स्वायत्तता और उन्हें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का संकल्प पारित किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट विधायिका को सम्मानित करने और सभी वर्गों में संवैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किए गए। हमने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई निर्णय किए, कई फैसले किए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, जवाबदेही हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आम आदमी का विश्वास, भरोसा बढ़े। हमने 9 संकल्प, 9 प्रस्ताव भी लिए हैं और कुछ पुराने प्रस्तावों को हम चर्चा कर उनको एक निश्चित समय अवधि पर पूरा करने के संकल्प को भी हमने किया है। मुझे आशा है कि जयपुर में होने वाला पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन एक बेंचमार्क होगा और जो इसमें फैसले लिए या जो फैसले निर्णय लिए हैं उनको एग्जीक्यूशन करने के लिए समय समय पर केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर इन निर्णयों फैसलों को एग्जीक्यूशन करने का प्रयास करेगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन से सटी सीमा पर हालात स्थिर हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। सेना दिवस से पहले दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि LAC पर तैनात सैनिक विरोधी के किसी भी नापाक मंसूबे को दृढ़ता से नाकाम करने के लिए मजबूत स्थिति बनाए रखने में सफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष 7 से 5 मुद्दों का समाधान निकालने में कामयाब रहे। I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the talks, ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. जम्मू कश्मीर में हालात का जिक्र करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि फरवरी 2021 में LOC पर संघर्ष विराम को लेकर बनी सहमति पर अमल जारी है। As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I think the ceasefire understanding which came about in February of 2021, that is holding well. The cross-border support to terrorism and the terrorist infrastructure, however, remains. In the hinterland itself, we have seen some of the proxy tanzeems which have been indulging in activities or acts purely with a view to gain visibility and remain in the news. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के जोशीमठ की मौजूदा स्थिति को लेकर हुए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 4 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, RK सिंह, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा शीर्ष अधिकारी
बैठक में शामिल हुए। बैठक में सड़कों, बिजली आपूर्ति, पानी की कमी और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच जोशीमठ में स्थिति का जायजा ले रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है और उनकी हर संभव मदद करेगी। जोशीमठ पहुंचे धामी ने राहत शिविरों का दौरा किया और वहां रह रहे लोगों से बातचीत की, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इसी बीच जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम पैकेज के वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर तय करने को लेकर चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध और कर्तव्यबद्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने मतदाताओं को लोकतंत्र के त्योहार में शामिल होने का अवसर देने के लिए सभी इंतजाम किए। उन्होंने कहा कि अगर मतदान के दिन किसी मतदाता को किसी तरह की धमकी या भय का सामना करना पड़ता है तो वो सिविलिज ऐप का उपयोग कर सकता है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव इसी साल फरवरी-मार्च में होने हैं। जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित रहते हैं। सभी को कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड एसपीज को, कि उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जो आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है राजनीतिक प्रक्रिया में, उसको सुरक्षा प्रदान करना उनका प्रथम दायित्व है और वो इसके लिए सजग है। उनको कहा कि आप सजग रहें और इसको प्रोवाइड करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि हालिया भू राजनीतिक तनाव और महामारी ने वैश्विक कर्ज से जुड़ी असुरक्षा को बढ़ा दिया है और अगर इनसे नहीं निपटा गया तो वैश्विक मंदी उत्पन्न हो सकती है और लाखों लोगों को गरीबी में ढकेल सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भारत में एथेनॉल आयात करने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने दोनों देशों की सरकारों के साथ एथेनॉल के बारे में चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड रोधी टीके कोवैक्स को विपणन संबंधी मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की है। ये बूस्टर खुराक है जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले वयस्कों को लगाई जानी है। सरकार ने 6 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये 6 चैनल समन्वित तरीके से काम कर रहे थे और झूठी सूचना दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में बालटाल जोजिला के पास हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। हिमस्खलन ने नीलग्रथ के पास स्थित सरबल क्षेत्र को प्रभावित किया है। पेरू के राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर्यटक शहर कुस्को तक पहुंच गया। 1 महीने पहले शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों में अभी तक 48 लोगों की जान जा चुकी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि पायलटों और अन्य कर्मियों को हवाई मुद्दों के बारे में अलर्ट करने वाली एक प्रणाली में तकनीकी खराबी आने के मामले में किसी साइबर हमले के कोई सबूत नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनकी शिक्षाएं युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने तथा बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय ने इंडोनेशिया के चिको ओरा दी वाडोयो को हराकर मलेशिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को डिजिटल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच की दूरी करीब 8 घंटे में तय करेगी।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके तत्काल एक जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का आग्रह किया ताकि महादई नदी के पानी का बहाव मोड़ने के मुद्दे को हल किया जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अगरतला में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश तेजी से विकास और समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अपने पंजाब चरण के तहत दोराहा से आगे बढ़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन उद्योगपतियों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में निवेश संबंधी चर्चा की। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने साझा स्कूल बस प्रणाली, अहम पर्यटन वाहनों और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजनाओं की शुरुआत की। केरल सरकार ने अपनी एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा योजना करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना से केरल के 64 लाख लोगों को फायदा होने का अनुमान है। मुंबई उच्च न्यायालय ने गोद लेने से जुड़े लंबित मामलों को जिला अधिकारियों को स्थानांतरित करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश को मामले की अगली सुनवाई तक ऐसे मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर में स्थित दवा कंपनी मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर मैरियन बायोटेक का कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई थी। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शिकायत पर 4,957 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मुंबई स्थित प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर एक साल के निचले स्तर 5.72% पर आ गई। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के चलते ये कमी आई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.88% और दिसंबर 2021 में 5.66% थी। दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 4.19% रही, जो इससे पिछले महीने नवंबर में 4.67% थी। खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से लगातार रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर 6% से ऊपर रहने के बाद नवंबर में घटकर 5.88% और दिसंबर में 5.72% रह गई। देश का औद्योगिक उत्पादन नवंबर 2022 में 7.1% बढ़ा। इससे पहले अक्टूबर महीने में इसमें गिरावट आई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर 2021 में 1% बढ़ा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर 2022 में 6.1% की वृद्धि हुई। वहीं खनन उत्पादन में 9.7% और बिजली उत्पादन में 12.7% की दर से वृद्धि हुई। और आइए अब मौसम का हाल जान लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अगले सप्ताह से ठीक पहले घने कोहरे और शीतलहर का एक और दौर आने की संभावना है और इस दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 जनवरी को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 से 16 जनवरी और बिहार के कुछ हिस्सों में 14 जनवरी तक ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसमें कुछ दिनों के लिए शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इधर हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी से कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। हालांकि कुछ स्थानों पर बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा। Cold wave conditions will re-emerge over entire northwest India from 15th and 16th. So, but nevertheless, because of the gradual decrease in winter conditions over India, we do not expect so far that temperatures will fall very much. It will fall 3 to 5 degrees, but given the seasonal rise, general rise in temperature, we expect only isolated cold wave conditions from
day 4, that is from 15th and 16th. हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच अटल टनल, रोहतांग, स्पीति और पांगी में ताज़ा बर्फबारी हुई। शिमला के नारकंडा और कुफरी में फाहे गिरे। मौसम में आए बदलाव से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। बर्फबारी से हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। फिसलन के बाद प्रदेश में आवाजाही पर असर पड़ा है। 145 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार दूसरे दिन हिमपात जारी रहा। पूरी घाटी में रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और कश्मीर के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हिमपात जारी रहा। कश्मीर के मैदानी क्षेत्र के कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी है, जबकि घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली वैकल्पिक सड़क मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया जीत के करीब पहुंच गई है। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 215 रन पर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए 216 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने शुरू में जल्दी विकेट गंवा दिए। ओपनर रोहित शर्मा 17 रन और शुभमन गिल 21 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली 4 रन और श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला। हार्दिक पांड्या 36 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की पूरी टीम 39.4 ओवर में 215 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका की ओर से नुवानिदु फर्नांडो ने 50 और कुसाल मेंडिस ने 34 रन बनाए। वहीं भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 3-3 जबकि उमरान मलिक ने 2 विकेट चटकाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की कुछ खास तस्वीरों के साथ। आप रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।